हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम इस वीडियो में कुछ रियल फंक्शंस जो कि बेसिक एलिमेंट्री रियल फंक्शंस होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे और उनके ग्राफ्स के बारे में। फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फंक्शंस मतलब रियल फंक्शंस ये ऐसा टॉपिक है, या मैं यूँ बोलूँ जो फंक्शंस वाला टॉपिक या कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं पूरे कैलकुलस पे डोमिनेट करेगा। या मैं यूँ बोलूँ कि कैलकुलस जो एक पेपर में बोलूँ अगर है, अगर उसको कंसिडर करूँ तो उसका बैकबोन है क्या? फंक्शंस। अगर फंक्शंस के बारे में आइडिया नहीं है, क्लियरली आप फंक्शंस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं, उनके ग्राफ्स ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो फ्रेंड्स आप इंड तक स्ट्रगल करेंगे। और जो लोग ऑलरेडी ये 11-12 पास कर चुके हैं, आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप पीजीटी टीजीटी या अदर एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस पेपर उठा के देखें तो आपको यही फील होता होगा कि फंक्शंस के बगैर पूरी कैलकुलस अधूरी है। जो लोग बीएससी कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे होंगे या फिर आप पास आउट हैं, तो आपको तो ज़्यादा बेटर आइडिया होगा कि फंक्शंस के बगैर हम सीक्वेंसेस नहीं कर सकते, सीरीज नहीं कर सकते। ठीक है ना? मतलब रियल एनालिसिस का कोई भी टॉपिक आप कर ही नहीं सकते। और रियल अगर आप समझ नहीं सकते तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, टोपोलॉजी, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आएगा आपको। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि थ्रू आउट लाइफ मैथमेटिक्स में कुछ भी करेंगे आप, फंक्शंस पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है? सो ये फंक्शंस होते क्या हैं, इसको हमने डिस्कस किया सिंपल सा। अब हम फंक्शंस में उन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो रियल फंक्शंस हैं, मतलब जिनका डोमेन और कोडोमेन दोनों जो है रियल नंबर्स के सबसेट्स होंगे। ठीक है? अब इस प्रोसेस में कुछ फंक्शंस हैं, एलिमेंट्री फंक्शंस मैं बोल रहा हूं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है इस सीक्वेंस में, ठीक है, वो क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। क्या? आइडेंटिटी आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन को आप लिंक कर सकते हैं आगे, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो इसको हम स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन आप देखेंगे ना, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास करे, तो उसका भी इक्वेशन आप इसी तरीके से, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन से ही आप अगर देखें तो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक? तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ये होता क्या है, बस आपको समझते हुए चलना है, लैंग्वेज मैटर नहीं करता। ये एक फंक्शन होता है, ठीक है ना, आर टू आर। ठीक है? आर टू आर। डोमेन का थोड़ा बहुत आइडिया है ही आपको, तो डोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर्स, और को डोमेन में भी मैं क्या ले रहा हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स। हालांकि आगे इस वीडियो के बाद हम लोग फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालना भी सीखेंगे, बट यहाँ पे फिलहाल आप समझें कि ये आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन होता है। इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं और कोडोमेन भी क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इनफैक्ट इसका रेंज भी पूरी के पूरी सेट ऑफ रियल नंबर्स आते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस फंक्शन को जब भी आप डिफाइन करें, मैंने आपको पहले ही बोला कि सच दैट y इक्वल टू एफ एक्स, आप ऐसे लिखते हैं ना। देखिए, अब इसके बाद जितने भी फंक्शंस आप करेंगे रियल फंक्शंस, तो जब भी डिफाइन करेंगे तो f फ्रॉम r टू r लिखने का तरीका होता है सच दैट y इक्वल टू, आप ऐसे लिखिए एफ एक्स और दिस इज इक्वल टू एक्स, ऐसे लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यहां पे आप लिख सकते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या होता है कि
जैसे हमने फंक्शंस को एरो डायग्राम से सीखा था वैसे आप सीखने की कोशिश करें। तो अगर आप शुरुआत में बिल्कुल आप फंक्शंस जस्ट पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो तरीका सबसे अच्छा होता है कि आप एरो डायग्राम से सीखें। तो इधर रियल नंबर्स, इधर सेट ऑफ रियल नंबर्स, और ये मेरा क्या है, एक फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होता था, डिफिनीशन में एक एसोसिएशन है या एक रिलेशन है, ठीक है ना, जो कि इस सेट के हर एक एलिमेंट को इस सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है या रिलेट करता है, ठीक है ना। अब सेट ऑफ रियल नंबर से बहुत सारे आएंगे, मैं कुछ को लिखता हूं, जैसे मान लीजिए -1, फिर 0, फिर 1, उसी तरीके से √2, इस तरह से बहुत सारे रियल नंबर्स आएंगे। और उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे सेम रियल नंबर्स ही तो है, तो -1, 0, 1, √2, फिर डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फंक्शन है उसका ये रूल बताता है ना, या फिर मैं जैसे अगर रिलेशन आपको डिफाइन किया था तो ये रूल बताता था कि किस रूल के थ्रू यहाँ का कोई एलिमेंट यहाँ के किस एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं -1 लेता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये -1 लेता हूँ तो ये किसके साथ रिलेट करेगा या लिंक होगा, वो बता के रहा है x। तो जो मैं x लूंगा ना वो उसी के साथ मैप होगा या रिलेट होगा। तो -1 किसके साथ जाएगा, -1 के साथ, ये रिलेशन है। उसी तरीके से 0 जो है 0 के साथ, मतलब ये रूल है कि जो भी x लूंगा वो x के साथ ही रिलेट होगा। 1 लेंगे 1 के साथ रिलेट करेगा, √2 लिया आपने, √2 के साथ रिलेट करेगा। तो जो भी एलिमेंट आप लेंगे इधर वो खुद के साथ रिलेट होगा या एसोसिएट होगा, ठीक है। अब चलिए यहां पे ये जस्ट मैंने एरो डायग्राम से आपको बोला, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया फंक्शन का, मतलब एक जो फंक्शन का ये डिफाइन किया कि ये फंक्शन होता क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। एरो डायग्राम से हमने कुछ समझने की कोशिश किया। अब आते हैं ग्राफ, ठीक है ना। अब मेन क्या है हमारा मोटिव कि इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो कोई भी रियल फंक्शन दिया है उसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अल्टीमेट जो रूल है उसको समझिएगा आप, ठीक है ना। जब ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं तो उसका रूल क्या है, यहां पे आप समझिए। रूल ये है कि इधर मेरी क्या हुई, एक्स एक्सिस आप बोलते हैं ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है, जो ग्राफ ड्रॉ करने का रूल है। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां पे y इक्वल टू fx, दिस इज इक्वल टू x आप लिखते हैं ना, तो यहां पे जो फंक्शन आप लिखते हैं तो इस x को रियल फंक्शन में ये जो x है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, शॉर्ट में लिख दिया। और जो y है इसको आप क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ऊपर मैं कर देता हूं, इसको आप बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसा क्यों बोलते हैं, ध्यान दीजिए, जब भी आप फंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये जो y है ना इसकी वैल्यू डिपेंड करती है x पे, ठीक है ना। x को मैं अलग अलग वैल्यूज देते जाऊंगा और वो कहां से दूंगा, वो डिफिनीशन में लिखा रहता है कि x कहां पे वैरी करेगा या x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। तो यहाँ पे x रियल नंबर्स ले सकता है, तो इसलिए इसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। और जो x लूंगा इसी पे डिपेंडिंग y की वैल्यूज आती हैं। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, ये है x, यही ना। तो मतलब क्या हुआ कि x इंडिपेंडेंट होता है, y को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, पहली चीज। अब जो ग्राफ खींचने का जो रूल है वो ये है कि आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को x एक्सिस के अलोंग प्लॉट करेंगे, मतलब ड्रॉ करते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, तो मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x एक्सिस के अलोंग, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसको आप
वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसकी वैल्यूज को ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस क्या है, मेरी एक रियल लाइन है, ठीक है ना, और वाई एक्सिस भी क्या होती है, रियल लाइन सिस्टम है, आर आर। अब इस पे मैं ड्रॉ करूंगा। अब ध्यान दीजिए, प्लॉट करने का, अब आते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, इधर जो है आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब आई वी लिखूंगा शॉर्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स की वैल्यूज ड्रॉ करते हैं, और इधर जो है आप पहले डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई, उसकी वैल्यूज को ड्रॉ करेंगे। अब चलिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे आपने लिया -1, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू -1, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है ना, -1, 0। अब जब मैंने ये -1 असाइन किया, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, वो इस रिलेशन से आता है या रूल से, तो क्या होगा, जो भी मैं x लूंगा y की वैल्यू वही x होगी। तो -1 लेंगे आप, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -1 आएगी। आप अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 0 लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना। तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। आपने 1 लिया तो 1 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी। आपने √2 लिया तो इसकी वैल्यू √2 आएगी। तो मैं क्या देख रहा हूं कि मैं जो भी वैल्यूज x की हो रही है वही डिपेंडेंट वेरिएबल y की आ रही है, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे आप जितनी भी x की वैल्यूज, मतलब बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे फ्रेंड्स ना, पूरा रियल नंबर लेना है। जैसे मैं बोलूं √2, तो यहाँ पे √2 कहीं आ जाएगा। तो मैं केवल इंटीजर्स मतलब को लेके आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ध्यान दीजिए, x की तो जो वैल्यूज है वो यहाँ x एक्सिस पे रख दिया, y की क्या वैल्यूज आएंगी वो करस्पॉन्डिंग रखिए। तो जब x 1 है तो y की वैल्यू क्या है, मेरी 1 है, तो ये मेरा क्या हो गया, 1.1, ठीक है ना। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत आप सीख चुके होंगे। जब 2 लिया तो इसकी वैल्यू मेरी 2 आ गई, ये मेरा हो गया 2, जब आप 0 लिए तो 0,0। अब -1 लेंगे तो y की वैल्यू मेरी -1 आएगी, ऐसे, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो क्या कर रहे हैं आप, डिफरेंट x, मतलब x को आप रियल नंबर्स पे वेरी करिए, रियल नंबर्स असाइन करते जाइए, और जो x की वैल्यू आ रही है वही क्या हो रही है, y की वैल्यूज आ रही है, ऐसे आ रही हैं। तो ग्राफ क्या होता है, बस ये वैल्यूज को आप लिख दीजिए ऑर्डर्ड पेयर में, x और y की वैल्यूज। और ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, अगर ये फंक्शन है तो आप कैसे लिखते थे, मैंने आपको बोला था रिलेशन फॉर्म में, ऐसे y और x, या x y लिखते थे ना, y और x नहीं, x और y। कैसे लिखते थे आप, x, y सच दैट x जो है डोमेन सेट, यहाँ पे डोमेन सेट R है, और y जो है को डोमेन सेट का मेंबर होता है, यहाँ पे को डोमेन सेट भी R है। ऐसे ही लिखते थे ना, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आपने ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है ऑर्डर्ड पेयर का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो आपने वैल्यूज प्लॉट कर दिया, बस ग्राफ क्या होता है, इसी को आप मिला दीजिए। तो जब आप मिलाएंगे इन सारी वैल्यूज को तो एक कर्व बनता है, ऐसे आप समझे ना, क्या होता है, एक कर्व बनता है। थोड़ा सा प्रॉपर बनाना था, चलिए ठीक है, ऐसे समझ जाइए। तो एक कर्व बनता है, और इसी कर्व को ही हम क्या बोलते हैं, जो ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया है ना, इसका ग्राफ। तो देखिए यही मेरा ग्राफ है इस फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन का, y = fx, और ये फंक्शन है क्या, आइडेंटिटी फंक्शन दिस। तो ये मेरा ग्राफ हो जाता है किसका, आइडेंटिटी फंक्शन का, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से ग्राफ इतना ब्यूटीफुल टूल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे 12 के सिलेबस भी कवर करेंगे, तो आप देखिएगा ग्राफ से बहुत कुछ चीजें कर लेते हैं आप। और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेईई, या फिर आपका पीजीटी टीजीटी, या फिर कहीं पे भी जहां पे ये सिलेबस है, कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, ग्राफ से बहुत कुछ बता सकते हैं। फंक्शन का अगर ग्राफ आप खींच लेते हैं, तो अभी मैं बता दूं,
लिमिट्स निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पे आप बता देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में किसी पॉइंट पे कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। आगे मैं चलूँ इंटीग्रल कैलकुलस में, तो उस फंक्शन एक और जो एक्स एक्सिस या फिर और लाइंस देगा ना, तो फंक्शन से बाउंडेड एरिया भी निकाल सकते हैं, मतलब सब कुछ आप बता सकते हैं। आगे जब 12 में सीखेंगे फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, सब कुछ आप बता सकते हैं ग्राफ से। इतना पावरफुल टूल होता है। धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग, 11th का अभी सिलेबस कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी जो चीजें हैं उसको फोकस करते हैं। अब फंक्शन डोमेन है ना, सॉरी फंक्शन क्या है, एक रिलेशन है, एवरी फंक्शन इज रिलेशन। तो जैसे रिलेशन में हमने डोमेन निकाला उस तरीके से फंक्शन का भी डोमेन निकालेंगे। तो चलिए डोमेन क्या होगा, जैसे रिलेशन में हमने किया था, ये फंक्शन लिख लीजिए पूरा, हर एक ऑर्डर पेयर में फर्स्ट कोऑर्डिनेट को इकट्ठा करिए, वही मेरा क्या होता है डोमेन। तो फंक्शन फ्रेंड्स यहाँ पे अब चूंकि पीछे जो हम लोग रिलेशंस कर रहे थे तो बहुत फाइनाइट सेट्स ना, कुछ सेट्स ले रहे थे जिसमें 4-5 एलिमेंट्स थे, बड़े आसानी से ये लिख लेते थे। लेकिन जब मैक्सिमम फंक्शंस, क्योंकि हम रियल फंक्शन की बात करते हैं तो उनका डोमेन जो है रियल नंबर का सबसेट होता है, तो आप पॉइंट निकाल के इकट्ठा करना अब थोड़ा मुश्किल होगा ना। तो मैं एक टूल बताता हूं फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए। कैसे डोमेन निकालते हैं, तो जैसे इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना हुआ, आइडेंटिटी फंक्शन का, तो कैसे निकालेंगे। तो आइडेंटिटी फंक्शन का अगर आपको डोमेन निकालना है तो मैं एक तरीका बताता हूं, वो आप समझिएगा कैसे। ये जो फंक्शन है डोमेन एफ लिख दिया, आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन होता क्या है फ्रेंड्स, ये एक्स का कलेक्शन ना, मतलब हर एक ऑर्डर पेयर में पहला, और पहला क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान दीजिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही तो रिप्रेजेंट करता है ना एक्स, स्मॉल एक्स। तो आपको क्या डोमेन जब निकालना है तो मुझे क्या देखना है कि किन किन मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए, ठीक है ना, ये फंक्शन डिफाइंड है, यही ना। तो आप क्या करिएगा, आप जब भी डोमेन निकालना हो, फंक्शन का जो ग्राफ है ना, ठीक है ना, जो फंक्शन का ग्राफ है उसको आप ऑब्जर्व करिए। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे आपने ड्रॉ किया था, इस लाइन पे एक्स एक्सिस, ये है क्या पूरी रियल लाइन है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो बस आपको देखना क्या है ना कि फंक्शन एक्स एक्सिस पे कहाँ तक फैला हुआ है। तो बस आप ये देखिए एक्स एक्सिस इधर कहाँ पे फैला हुआ है, तो मैं देख रहा हूं कि ये पूरा आखिरी इंड तक चला जाएगा, इधर भी इंड तक जाएगा। मतलब अगर मैं ऐसे देखूं, ऐसे देखिए, तो ये इधर जो है एक्स एक्सिस पे प्लस इंफिनिटी तक फैलेगा और इधर जो है माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, ये ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक अब फैला हुआ है। तो इसको कैसे आप चेक करेंगे, देखिए ऐसे ना, आप वर्टिकल लाइंस ऐसे खींच लीजिए और देखिए कि कहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बीच में हर एक पॉइंट, हर एक रियल नंबर्स की बात करूँ, ऐसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन का ग्राफ है। तो बस कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, इधर देखिए माइनस इंफिनिटी से लेके इधर प्लस इंफिनिटी। अब माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी ऐसे। अब चूंकि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी रियल नंबर्स तो होते नहीं, तो यहाँ पे मैं ओपन इंटरवल लगा दूंगा, और यही क्या होता है फ्रेंड्स, मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, पूरा का पूरा रियल नंबर। अब अगर आपको रेंज निकालना है, रेंज ना, तो रेंज क्या होता है, ग्राफ्स में देखिए आपको मैंने बताया था, यहाँ पे ये वैल्यूज आप इकट्ठा करते हैं ना, या फिर अगर ऐसे देखें तो ऑर्डर पेयर बनाइए, हर एक ऑर्डर पेयर का सेकेंड कोऑर्डिनेट को इकट्ठा कर लीजिए। तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, वाई। वाई को हम किधर ड्रॉ किए हैं, ये देखिए वर्टिकल लाइन, और ये भी क्या है मेरी, अगर ऐसे देखूं तो ये भी मेरी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक फैला हुआ है। तो अब रेंज निकालना है तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कंसीडर करना पड़ेगा कि वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक फैला है। तो जब मैं वाई एक्सिस पे देखूंगा तो हॉरिजॉन्टली ऐसे, तो मैं देख रहा हूं कि प्लस इंफिनिटी इधर और इधर माइनस इंफिनिटी, और हर एक वाई के लिए ये ग्राफ एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स क्या हुआ, प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। तो मेरा रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और यही क्या है, पूरा पूरा रियल लाइन। तो आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन पूरा का पूरा रियल लाइन, और इसका रेंज भी क्या आता है, पूरा का पूरा रियल लाइंस। ठीक है ना। हम
कुछ जो फंक्शंस होते हैं जिनका ग्राफ खींचना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना, उसका भी तरीका है डोमेन रेंज निकालने का, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बट ग्राफ से आप कैसे बताते हैं विदाउट आप पेन का यूज किए, मैंने आपको तरीका बताया। फिर से डोमेन निकालना है मतलब एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक फैला है। तो ऐसे आप इमेजिन, बस देखिए आप ऐसे इमेजिन करिए कि वर्टिकल लाइंस ना, इसकी बाउंड्री निकालने की कोशिश करिए, और बीच में देखिए हर जगह फंक्शन एग्जिस्ट करता है ना, ऐसा तो नहीं कहीं गैप है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं, लगातार इधर माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी इधर पूरा रियल लाइन। रेंज निकालना है वाई की वैल्यूज, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे आप देखेंगे कि वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक फैला है। तो यहां मैं देख रहा हूं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब पूरा रियल लाइन। कोडोमेन निकालने का जैसे आपका रिलेशन में हमने सीखा, ये जो लिखा रहेगा ना वही मेरा कोडोमेन होगा। तो कोडोमेन बहुत आसान है, क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है इस फंक्शन का। मैं एक्सप्लेन कर पाया फ्रेंड्स कि नहीं? चलिए अब जो है अगला जो फंक्शन है जो बहुत यूज होता है, बार बार यूज होता है, तो सेकेंड एलिमेंट्री फंक्शन वो क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। क्या है? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं? ये भी क्या होता है, डिफाइंड होता है f फ्रॉम r टू r। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। सच दैट लिखने का मतलब फंक्शन जो लिखते हैं आप, ये रूल होता है ना, फंक्शन एक रूल है। फंक्शन क्या है, सबसे पहले वो रिलेशन है ना, तो रिलेशन कैसे करते थे, एक रूल था जिसके थ्रू यहाँ का एलिमेंट यहाँ के किस एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा, तो वही तो रूल होता है। तो यहाँ पे रूल है फंक्शन, तो y इक्वल टू fx, उसी को हम बोलते क्या है, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो आप मान लीजिए एक कांस्टेंट फंक्शन क्या है, दिस, ये c हो गया, और यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r। अब ये करता क्या है, अगर ये मैं कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं तो एरो डायग्राम आपको बहुत कुछ सिखाता है फ्रेंड्स। एरो डायग्राम बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है ना। जैसे ये मेरा r हो गया, यहाँ पे भी मैंने r लिया, और ये मेरा क्या है, f फंक्शन। इधर सारे रियल लाइंस होंगी, जैसे मैंने वहां पे किया, -1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, जो भी जितनी भी रियल नंबर्स लेंगे आप। और इधर केवल एक ही नंबर, ये c क्या, एक कांस्टेंट, फिक्स कांस्टेंट है। तो मान लीजिए ये रियल नंबर को c को मैं असाइन कर दिया, फॉर एग्जांपल 1, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे c इक्वल टू 1 लिया, तो ये मेरा 1। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि मैं कोई भी x लूंगा ना, वो उस किस में मैप होगा, c पे, मतलब इस c से ही एसोसिएट होगा या रिलेट होगा। तो कोई भी रियल नंबर लेंगे आप, ये केवल और केवल 1 से ही क्या होगा, रिलेटेड होगा। आप देखिए ऐसे कुछ भी लेंगे, ये पूरा का पूरा 1, जितने भी इधर होंगे सबके सब 1 पे ही मैप होंगे फ्रेंड, सबके सब 1 पे, ऐसा आएगा। ठीक है, c को आप चेंज कर दीजिए -1, तो इधर सारे के सारे रियल नंबर्स -1 पे मैप करेंगे। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक अब चलिए इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको बोला इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, और इधर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। x को मैं कुछ भी लूं, कोई भी रियल नंबर लो, जैसे -1 लिया, या चलिए यही से स्टार्ट करते हैं, -√2 ले लिया आपने, यहाँ पे 1 ले लिया, 0 ले लीजिए, 1 ले लिया, √2 ले लिया, एंड सो ऑन, मतलब सारे रियल नंबर्स। ठीक है ना। तो कोई भी लेंगे x, वो किस पे मैप करेगा, c जो कांस्टेंट है, तो ये भी c पे मैप होगा, ये भी c पे मैप होगा, ये भी c पे मैप होगा, ये भी c पे, मतलब y की वैल्यू c आएंगी। और c क्या है, कोई फिक्स्ड रियल नंबर है, जैसे 1 -1। ठीक, अब ग्राफ तो बहुत आसान हो गया, ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। ये देखिए, ये मेरी x एक्सिस, इधर y एक्सिस, इधर -∞, इधर +∞। उसी तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं, ये मेरा -∞, इधर +∞। डिपेंडेंट वेरिएबल्स को y एक्सिस की तरफ, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को x एक्सिस की तरफ, और ये मेरा ओरिजिन है। अब ध्यान दीजिए, c आपको फिक्स करना है। मान लीजिए मैं c को 1 अगर लेता हूं, तो क्या होगा, आप यहां पे कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे ना x,
तो जैसे मैं कुछ को ड्रॉ करता हूँ, प्लीज चेक करिएगा, कुछ को ड्रॉ करते हैं -1,0, यहाँ पे -2,0 एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, सी की वैल्यू मान लीजिए 1 लिया, जब मैं 0 लूंगा ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो भी किस पे मैप करेगा 1, मान लीजिए वाई एक्सिस पे ये मेरा 1 है, ठीक है ना, तो ये 1 होगा। अगर आप 1 लेते हैं तब भी ये 1 होगा, 2 लेते हैं तब भी ये 1 होगा, बीच में कोई नंबर आप लेते हैं, मान लीजिए √2, वो भी 1 पे मैप होगा। तो मैं इधर -1 लूंगा तब भी 1 पे मैप होगा, -2 लूंगा तब भी 1 पे मैप होगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि मैं x कुछ भी लूं, ये केवल फिक्स है, कांस्टेंट फंक्शन बोलने का मतलब क्या है, ये केवल और केवल 1 पे मैप होंगे। अब मैंने क्या बताया था, ये वैल्यूज को आप प्लॉट करिए, तो जब मैं 0 ले रहा हूं तब भी ये 1 पे मैप हो रहा है, 1 ले रहा हूं तब भी 1 पे मैप हो रहा है, 2 ले रहा हूं तब भी ये 1 पे ही मैप हो रहा है। आप -1 ले रहे हैं तब भी ये 1 पे मैप हो रहा है, -2 ले रहे हैं तब भी ये 1 पे मैप हो रहा है। प्लीज चेक करिएगा। तो अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज को आप ऐसे लिख दीजिए और इनको मिला देंगे, ठीक है ना, इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो जो कर्व बनती है वही क्या होता है, ग्राफ होता है। तो आप देखिए ये मेरा ग्राफ हो गया इसका, y = fx, दिस इज इक्वल टू c। c यहाँ पे क्या मैंने लिया है, देखिए c को 1 लिया था ना, तो ये 1, ठीक, इसी को मैं c बोल रहा था। अब c को आप चेंज करिए, जैसे -1 कर दीजिए, तो कोई भी आप x लेंगे वो यहाँ -1 पे मैप होगा। तो -1 अगर आप लेते हैं c को, तो देखिए क्या आ जाएगा, ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये देखिए, आप c को √2 लेंगे तो वैसे ही √2 कहीं इधर आएगा, √2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो √2 ऐसे ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं? तो c को आपको लेना है, फिक्स कर देना है, एक ये स्ट्रेट लाइन बनती है। समझ में आ गया? तो ये ग्राफ होता है। क्लियर? चलिए अब यहां से डोमेन और रेंज निकालने की बात करते हैं। तो डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का, कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन। डोमेन जो होता है इस कांस्टेंट फंक्शन का, वो क्या होगा, अब देखिए मैंने क्या बोला था, एक्स एक्सिस पे कहां तक फैला है। तो ऐसे आप देखेंगे, इमेजिन करेंगे, इधर इमेजिन करेंगे, तो मैं देख रहा हूं कि हर एक रियल नंबर्स के लिए ये इस फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, पूरा का पूरा रियल नंबर, -∞ से +∞, ओपन इंटरवल। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूं रेंज निकाल दो भाई इसका, आपसे बोलूं कि इसका रेंज निकाल दो, तो रेंज कैसे निकालेंगे आप? मैंने अभी जस्ट बताया तरीका ग्राफ से रेंज बताने का। वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां तक फैला हुआ है, किसी एक को पहले फिक्स करिए, इससे कंफ्यूजन होगा तो इसको मैं हटा दिया। मान लीजिए सी को मैंने 1 लिया था, ठीक है, तो वाई एक्सिस पे कहां तक फैला हुआ है, तो मैं देख रहा हूं कि इधर अगर जा रहा हूं तो नहीं फैला हुआ है, y = 2 लूं तब भी नहीं फैला हुआ है, 0 लूं, ये देखिए y की वैल्यू अगर मैं 0 लूं, ठीक है ना, तो भी इस ग्राफ मेरा ये है ब्लू लाइन, तो भी ग्राफ नहीं है, -1 भी नहीं है। तो मैं देख रहा हूं केवल एक y के लिए इस फंक्शन, मतलब केवल एक ही y है। हाँ, ऐसे मैं क्या बोला था, यहाँ पे y एक्सिस पे ऐसे देखते हैं हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली केवल एक y है जिसके लिए फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है, वो क्या है, y = 1। तो यहाँ पे इसका रेंज केवल एक ही पॉइंट आएगा, वो क्या है, 1। तो इसको कैसे लिखते हैं, सिंगल्टन लिखते हैं ना, ऐसे सिंगल्टन 1 मतलब c को मैंने क्या किया था, 1 डिफाइन किया था ना, लिया था। तो इसके रेंज में केवल और केवल एक पॉइंट आएगा, सिंगल्टन c। कोडोमेन तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, कोडोमेन तो आपका जो यहाँ पे लिखा रहेगा वही होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया। थर्ड है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल आप जानते हैं बहुत कुछ होता है, जैसे कांस्टेंट y = अगर मैं बोलूं c, ये भी पॉलिनोमियल है, x ये भी पॉलिनोमियल है, x² ये भी पॉलिनोमियल है, 1 + x + x² ये भी पॉलिनोमियल है, क्यूब, ऐसे आप चलते जाएंगे ना। तो ये सब के सब फंक्शंस को हम, ये सब जितने फंक्शंस है ये किस कैटेगरी में आते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस के कैटेगरी में आते हैं। अब पॉलिनोमियल फंक्शंस में दो फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, दो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है y = x² और दूसरा है y = x³। तो इनको कर लेते हैं यहीं पे। तो फर्स्ट पार्ट
पॉलिनोमियल फंक्शंस यहाँ पे नेक्स्ट क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, तो इसमें हम केवल दो ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। y इक्वल टू क्या, एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन बनेंगे उनके लिए मैं बस ये लिख रहा हूँ f फ्रॉम r टू r, ठीक है ना, सच दैट पहला जो फंक्शन मैं लिख रहा हूँ दिस, और इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, ठीक है। अब चलिए, पैराबोलिक फंक्शन मैंने बोल दिया, ये लिखा, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे y, और ये y है क्या, y लिख रहा हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये मेरा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब अगर ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ तो y क्या है, इसका रूल क्या है, y क्या होगा, जो भी मैं x लूंगा उसका स्क्वायर, ये रूल बताता है, जो भी x लूंगा वो x स्क्वायर, उसके स्क्वायर पे मैप होगा, मतलब y की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर, ठीक। तो थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू बता देता हूं, अब आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। जब ग्राफ खींचना है तो इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और इधर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या, y। x को अगर मैं -1 लूंगा तो किस पे मैप होगा, y की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, मतलब -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। आप 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, आप 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है। तो एरो डायग्राम से आप देख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या है, -1 लूंगा तब भी 1 पे मैप, 1 लूंगा तब भी 1 पे मैप करता है, ठीक है ना। उसी तरह से -2 लेंगे तो 4 पे, 2 लेंगे तब भी 4 पे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। अब यहां से हम इसके ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ मेन होता है, तो ग्राफ पे आ जाते हैं। चलिए, ये इधर मेरा x एक्सिस, मतलब इधर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और इधर y एक्सिस मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y की वैल्यूज को, इधर स्मॉल x की वैल्यूज को, अगर ये फंक्शन है। जब आप इस तरह से प्लॉट करेंगे तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। 1 जब ले रहे हैं तो 1 पे भी इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है ना, 1 पे इसकी वैल्यू 1 है। -1 ले रहे हैं तब भी इस पे -1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तब भी 1 ही आ रही है। 2 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू 4 आ रही है, -2 लेंगे तब भी इसकी वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो जब आप इस तरह से सारे पॉइंट्स जब आप ऐसे लिखते हैं ना, ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, वो कैसे आता है, देखिए आप ऐसे इसकी वैल्यूज को जब प्लॉट करेंगे ना ऐसे, तो कुछ थोड़ा सा मैं प्रॉपर कर दूं, चलिए थोड़ा सा प्रॉपर कर दूं, ये चीज़ें मैंने अब आपको बताई। तो जब इसकी वैल्यूज को आप प्लॉट करेंगे ना तो कैसे आता है ये देख लीजिए। आप ऐसे, आप वैल्यूज को प्लॉट करिएगा तो ऐसे आते जाता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगी जब आप प्लॉट करेंगे, बस इन्हीं को मिला देंगे तो मेरा ग्राफ बन जाता है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, अब क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ग्राफ्स को आपको रटना है, ध्यान दीजिए, समझ समझ के आपको, कि इस फंक्शन का ग्राफ ये होता है, इस तरह से आता है, ठीक है। अब इसको आप प्रॉपर मिला लीजिएगा, चलिए प्रॉपर मिला दिया, तो इस तरह से ये ग्राफ हुआ। ये मेरा ग्राफ क्या है, पैराबोलिक फंक्शन y इक्वल टू इसका एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। इधर जैसे 1 पे जो वैल्यू है -1 पे, 2 पे जो वैल्यू है -2 पे, 3 पे जो वैल्यू होगी -3 पे, एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे जाता है। क्लियर। तो अब ध्यान दीजिए, अब मैं बोलूं कि इसका डोमेन निकालिए, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा मुझे बड़ा ले जाना चाहिए था, ऐसे लाना चाहिए था, तो मैं पूरा बड़ा ही कर देता हूँ ना, क्योंकि मैंने इधर, आप कंफ्यूज हो जाएंगे डोमेन निकालते वक्त अगर मैं ऐसे छोड़ा। चलिए, ठीक है ना, मैं पूरा जब ड्रॉ ही कर रहा हूँ तो ऐसे मैं कर देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे ऐसे,
चलिए, जो बन रहा है ना उसको बना देते हैं एक से गड़बड़ हो जाता है। चलिए, मैं तो छोटा ही ड्रा करते हैं। चलिए, छोटा ही ज़्यादा अच्छा बना था। ओह, टेढ़ा हो जाएगा। अब कोई बात नहीं, जब खींच दिया तो खींच। चलिए, अब इसको मैं एक्स एक्सिस जो है ना इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा ताकि आप विजुलाइज कर पाए ना, विजुलाइज कर पाए। एक्स एक्सिस को मैं मान रहा हूँ इतना ही है, मतलब ये पूरे रियल लाइन पे फैलता है फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ। ये चलिए, ये मेरी एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। डोमेन निकालिए। पहली चीज की ये ग्राफ किसका था, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन अगर मैं बोलूं कैसे निकालेंगे, डोमेन एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहां तक फैला है, तो इधर मैं ऐसे देखूंगा प्लस इन्फिनिटी, इधर देखूंगा माइनस इन्फिनिटी, और हर एक पॉइंट पे है, कहीं पे गैप नहीं है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब पूरे रियल नंबर्स के लिए ये डिफाइंड है। रेंज बड़ा ट्रिकी होता है, रेंज जरा निकाल के आप बताएं फ्रेंड्स प्लीज, इस पैराबोलिक फंक्शन का रेंज क्या होगा। रेंज के लिए मैंने क्या बोला था, वाई एक्सिस पे देखूंगा ग्राफ कहां तक फैला हुआ है। मैं देख रहा हूं फ्रेंड्स ना, वाई इक्वल टू 0 ये होता है ना, यहाँ पे है, इसकी वैल्यू 0 पे 0 है, लेकिन वाई निगेटिव आप लेते हैं, कुछ भी लीजिए, -1 लीजिए, तो आप देखेंगे कि निगेटिव नीचे, निगेटिव वाई एक्सिस पे इस फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये रेड वाला एक ग्राफ है। मतलब क्या हुआ, निगेटिव वाई के लिए ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, 0 से स्टार्ट होता है प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ, इसका रेंज जो होगा, इन्हीं वाई को कलेक्ट करते हैं ना, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्लोज इंटरवल लगा दिया, और प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ओपन इन्फिनिटी लगा दिया। तो ये मेरा क्या हो जाता है, इसका रेंज। कोडोमेन अगर R2R डिफाइन किया तो सेट ऑफ रियल नंबर सी इसका कोडोमेन हो जाएगा। क्लियर, मैं समझा पाया। तो अब चलिए फटाफट अब मैं बता दिया हूं, सेकेंड जो पैराबोलिक पॉलिनोमियल फंक्शन की कैटेगरी में आता है, वो क्या मैं हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यूबिक फंक्शन ना। ये क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन ना, क्यूबिक फंक्शन। अब इसको आपको ग्राफ इसी तरीके से वैल्यूज ड्रॉ करेंगे सब कुछ। अब मैं सीधे सीधे ग्राफ्स पे आऊंगा, अब बेसिक चीजें मैंने आपको बता चुका हूं मैं, तो आप देखिए ऐसे, ठीक है। तो क्यूबिक फंक्शन आप देखेंगे ना, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, देखिए ऐसे। आप इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो हो, चलिए जितना वो करते हैं ना वैसे, क्यूबिक फंक्शन कुछ ऐसे आता है, ये आएगा, फिर ऐसे टेढ़ा होके आ जाता है ऐसे, ठीक है ना, ये ग्राफ है। तो इसको मैं प्रॉपर कर लूँ, एक्स एक्सिस को छोटा कर लूंगा ना, आपको थोड़ा प्रॉपर दिखे, ऐसे आता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है। अब एक्स एक्सिस को थोड़ा सा मैं छोटा कर लूंगा। अब ये क्यूबिक फंक्शन बनाना है ना, तो एक्स एक्सिस उसके अकॉर्डिंगली आप ड्रॉ करते हैं। इतने में मैं खींचा हूँ तो इतने पे ही मैं खींचता हूँ, ठीक है ना, इतना ही। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी इधर वाई एक्सिस। तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, वाई भी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब मैं बोलूं कि इस क्यूबिक फंक्शन का डोमेन जरा निकाल दीजिए, तो क्यूबिक फंक्शन का डोमेन क्या होगा, प्लीज आप बोलेंगे। आप तुरंत वीडियो को पॉज करें और क्यूबिक फंक्शन का डोमेन बताएं फ्रेंड्स। यही मेरा क्या है, क्यूबिक फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या करते हैं, आपको अगर देखना है कि क्यूबिक फंक्शन की अगर मैं बोलूं, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहां तक फैला है, डोमेन निकालना है। तो एक्स एक्सिस ऐसे वर्टिकल, तो मैं देख रहा हूं प्लस इंफिनिटी तक, इधर माइनस इंफिनिटी तक, और बीच में सारे पॉइंट्स पे ना, दैट मीन्स कहीं पे गैप नहीं है। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो इसका डोमेन जो होता है, इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर्स। अगर मैं बोलूं रेंज निकाल दो, रेंज निकालो आप, तो रेंज जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे क्या कि इसका रेंज जो है पूरा का पूरा
मतलब ऐसे y एक्सिस की तरफ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि y एक्सिस पे हर एक वैल्यू के लिए इसका ग्राफ एग्जिस्ट करता है। ऐसे इमेजिन फटाफट हॉरिजॉन्टल लाइंस, मैं देख रहा हूँ कि इसकी रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ रही है, मतलब पूरा का पूरा रियल लाइंस। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबिक फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन में ये दो फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो फंक्शन है इसको रेशनल फंक्शन बोलते हैं। और इनफैक्ट कितना, कौन सा ग्राफ नंबर होगा, मान लीजिए मैं 4 लिख दिया, नंबरिंग चेक कर लीजिएगा, 3, हाँ ठीक है 4। क्या है, हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू 1/x। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब चलिए यहां पे एक चीज बस देखिए, जैसे ही आप x को 0 लेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, x को आप 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x है, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। अब आप देखिए इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता है, और फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है, R to R ना, रियल नंबर का सबसेट ही तो होता है रियल फंक्शन में, डोमेन और रेंज, या डोमेन और कोडोमेन। तो यहां पे क्या बना कि 0 पे, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मैं x को 0 असाइन करता हूं तो y एग्जिस्ट नहीं करता। यही एक प्रॉब्लम है इसका, मतलब 0 पे फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी हर पॉइंट पे करता है। सॉरी जुकाम है। x एक्सिस, इधर y एक्सिस, ये मेरा हो गया 0। अब जब इसकी वैल्यूज x और y की प्लॉट करेंगे तो इसका जो ग्राफ आता है फ्रेंड, देखिए से इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। ये मतलब 0 की तरफ, इधर जैसे ही x इंफिनिटी की तरफ जाएगा ना, तो y 0 की तरफ टेंड करता है। उसी तरीके से सेम ऐसे इसका ग्राफ से ऐसे बनता है। ठीक है, ये हो गया मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इधर प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस इंफिनिटी। ये रेड वाला जो मेरा ग्राफ है y इक्वल टू 1/x का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब मैं बोलूं कि इसका डोमेन निकालो, प्लीज वीडियो को पॉज करें, डोमेन निकालें। यही से सीखे फ्रेंड्स, ग्राफ से आपको डोमेन रेंज निकालना सीखना है। मैंने क्या बताया, डोमेन के लिए एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहां तक फैला है, तो मैं देख रहा हूं ना कि माइनस इन्फिनिटी से लेके, ऐसे इमेजिन करिए ना वर्टिकल लाइंस, अब हर एक पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ एग्जिस्ट करता है, बस एक पॉइंट पे गड़बड़ है, 0 पे ये प्लस इन्फिनिटी भागता है। देखिए गैप हो गया 0 पे ना, तो 0 पे केवल डिफाइन नहीं है। तो इसका मैं बोलूं कि डोमेन क्या होगा, तो इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, रियल लाइन, पूरा रियल लाइन है ना, उसमें से बस एक पॉइंट हटा दीजिए, 0। सेट, हमने सेट थ्योरी सीखा था, किसी पॉइंट को हटाना है किसी सेट से, तो ये सेट डिफरेंस आप लिख देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि माइनस इंफिनिटी से ओपन इंटरवल 0, यूनियन 0 से लेके ये इंफिनिटी। ठीक है ना, ये तो ये आप लिख दीजिए, या फिर आप ये लिख दीजिए। दोनों का मतलब क्या है फ्रेंड्स, सेम है, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, तो इसका डोमेन ये हुआ। रेंज की बात करें आप, रेंज, रेंज क्या होगा, रेंज मतलब y की वैल्यूज, और अगर आपको रेंज निकालना है तो इसका रेंज क्या होता है, प्लीज आप अब आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप बताएंगे कि इसका रेंज क्या है। इसका रेंज क्या है, तो क्या मैंने बोला था, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो देख रहा हूं हर जगह इसका वैल्यू, हर y के लिए, ईच y के लिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, बस एक y गड़बड़ है। ये देखिए 0, देखिए 0 पे, ये y 0 कहां पे होता है, x एक्सिस पे। क्या ये ग्राफ x एक्सिस पे जा रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे x एक्सिस को कट कर रहा था ये ग्राफ। ठीक है, प्लीज चेक करिएगा, जितने भी थे ये भी देखिए x एक्सिस को 0 पे टच कर रहा था, मतलब y की वैल्यू 0 आ रही थी, यहाँ पे y की वैल्यू 0 नहीं है। सो इसका जो
रेंज होगा वो क्या होगा, अगेन जो डोमेन है ना वही रेंज हो गया, सो आर माइनस, प्लीज चेक करिएगा। इसकी वैल्यू जीरो कभी आएगी नहीं। जीरो कहाँ पे आएगी, जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है ना, ध्यान दीजिए, इन्फिनिटी तो रियल नंबर होता नहीं, तो इसलिए रेंज भी यही होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे कुछ जो स्पेशल फंक्शंस है मेन, जो बार बार आपके आगे यूज होते हैं, हायर मैथमेटिक्स तक जाते हैं। अब जो फंक्शंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनको जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो क्या है नेक्स्ट जो ग्राफ होगा उस फंक्शन का, या मतलब नेक्स्ट फंक्शन जो हम करने जा रहे हैं, फिफ्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या, मॉडुलस फंक्शन। क्या, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना। मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, y इजकल टू एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है ना। तो ये करता क्या है समझिएगा, यहां पे आप x कुछ भी लेंगे, ये क्या करता है ना, पॉजिटिव वैल्यू देता है, केवल वही जो x आप ले रहे हैं ना उसको पॉजिटिव बना के बाहर फेंकता है। तो अगर ऐसे समझना है आपको तो इनपुट आउटपुट वाला कॉन्सेप्ट समझे ऐसे, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट वाला। इधर मैं इनपुट x दूंगा, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो आउटपुट मेरा क्या आता है, वो x ही आएगा लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ ना, ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, वो x आएगा बाहर लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। तो मैंने ऐसे लिख दिया, और इसी को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मॉड x, ठीक है ना। तो मतलब x में कुछ भी इनपुट दूं इस फंक्शन में, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी लूं, सेम x आएगा बाहर, लेकिन बस वहां पे पॉजिटिव साइन लगा दीजिए। हाँ, अगर आप जीरो ले लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जीरो के लिए तो कोई मतलब नहीं है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आप कर दीजिए, ठीक है। तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड फंक्शन, ठीक है। जैसे इसको समझना तो आप ऐसे समझे, x को अगर मैं 1 लिया, ध्यान दीजिएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पे आप लिखेंगे ना मॉड x, ये डिफिनीशन है, तो मॉड 1, तो ये क्या करेगा, जो x है ना, जो वैल्यू है वही वैल्यू बाहर आ जाएगी पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये चूंकि पॉजिटिव है ही तो वही बाहर आ गया। लेकिन अगर आपने x को -1 ले लिया तो y की वैल्यू क्या होगी, सो मॉड ऑफ -1, ठीक है। और ये क्या बाहर फेंकेगा, वही x ही देता है लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब -1 को पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। समझ में आया। अब ध्यान दीजिए, इस फंक्शन को जो डिफाइन करते हैं बुक्स में तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 1 है तो मैं जो x लिया था इसी के टर्म में लिखना चाहता हूं, तो देखिए जो x लिया था वही x बाहर फेंक दिया, लेकिन यहां पे गड़बड़ है, मैंने x को -1 लिया था तो 1 आया, तो x के टर्म में लिखना चाहूंगा इस 1 को, तो मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ -1, बिल्कुल मैं इस x के टर्म में लिखना चाहता हूं, तो ये क्या आ गया माइनस, और इसी को तो मैं x लेके चल रहा था तो ये हो गया x। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे जो मेरी वैल्यू आई वो कैसे, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो मॉड x का जो डिफिनीशन है वो अब यहां पे आप समझिए, जो मॉड x है इसका डेफिनेशन क्या आ रहा है, ध्यान दीजिए। जब मैं x को जब मैं x को या तो पॉजिटिव ले रहा हूं, पॉजिटिव जैसे मतलब 1, या फिर अगर 0 लूंगा तब भी ये बाहर क्या फेंकेगा, x को ही बाहर फेंक रहा है। देखिए मैंने बताया था ना x को ही बाहर फेंकेगा, लेकिन जैसे ही आपने x को नेगेटिव लिया जैसे -1, तो ये क्या बाहर फेंक रहा है, माइनस ऑफ x फेंक रहा है, ठीक है ना। वो मैंने जो बताया रूल सही है कि पॉजिटिव नंबर ही बाहर आएगी, पॉजिटिव ही बाहर आ रहा है, लेकिन अगर मैं x के टर्म में लिखना चाहूं तो x -1 था और ये बाहर क्या फेंक रहा है 1, तो ये 1 है क्या, माइनस ऑफ -1, मतलब ये -1 को x लिख दीजिए तो माइनस ऑफ x। ये समझ में आ गया फ्रेंड्स। बस अब आप देखें इसका ग्राफ की बात करते हैं। बिल्कुल आप बोलेंगे कि सर ग्राफ बना दीजिए, बिल्कुल ग्राफ बनाइए। ये स्ट्रेट लाइन सही से नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं सही से खींच देता हूँ। तो चलिए
ये सही नहीं आ पा रहा है, अभी तक सही आ रहा था, अब सही नहीं आ पा रहा है। मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से आ जाएगा ना, स्ट्रेट लाइन आएगा। कहाँ गया स्ट्रेट लाइन, कुछ दिख रहा है सीधा? ये देखिए, अब तो स्ट्रेट लाइन टेढ़ा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी शेप नहीं दिया स्ट्रेट लाइन का। चलिए मैं देखता हूँ क्या ये सीधा स्ट्रेट लाइन, ये तो टेढ़ा खींचेगा, टेढ़ा खींचेगा। चलिए इसको बैक स्पेस मारिए, ठीक है, गायब हो गया। कोई बात नहीं, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, हम कोशिश करते हैं इसी को खींचने का। यहाँ पे खींच दूँ, चलिए ये x, सॉरी y और इधर x ना, ये x इधर y। अब ये जो मॉड फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन, रूल तो वही है, x और इधर y की वैल्यूज खींचिए, मिलाइए। तो जब आप मिलाएंगे तो देखिए x 0 से लेके पॉजिटिव ले रहा हूं ना, तो x ही आ रहा है, और x मेरा क्या है, y इक्वल टू x। अभी आपने स्ट्रेट लाइन खींचा था, देखिए कांस्टेंट आइडेंटिटी फंक्शन, यही पोर्शन है ना। तो देखिए, तो इसके लिए जब आप वैल्यूज ड्रॉ करते हैं तो ऐसे आता है, ठीक है ना, ऐसे। और जब माइनस एक्स, जब भी x को निगेटिव ले रहे हैं तो वो माइनस में आ रहा है, मतलब अगर -1 लूंगा तब भी 1 आएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो थोड़ा प्रॉपर नहीं बन पाया, ग्राफ एक तरफ से टेढ़ा बन जा रहा है, तो इसको भी हटाइए। जैसा मैंने उधर लिया था वैसा ही दिखना चाहिए, तो ऐसे थोड़ा झुका के मैंने लिया है, झुका के लिया है। अब चलिए ठीक कुछ बना, तो मेरा ग्राफ क्या बनेगा, अब देखिए इन्हीं पॉइंट्स को मिला दीजिए, ठीक है, ऐसे मैंने मिला दिया, और इधर मैंने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, ये मेरा ग्राफ हो गया। ठीक, ये मेरा ग्राफ हो गया। अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से खींच लेता हूं, तो ऊपर जाएगा ये ऐसे, बस हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इस पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। ये मेरा ग्राफ किसका है, y, रेड वाला जो पोर्शन है, यही मेरा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू मॉड x का। अब मैं बोलूं इसका डोमेन निकाल दो, फटाफट वीडियो को पॉज करें और डोमेन निकालें। डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, मैंने बोला था ना x एक्सिस पे कहां तक फैला, वर्टिकल लाइन से इमेजिन करिए। तो मैं देख रहा हूं हर एक रियल नंबर के लिए ना, यहाँ -∞, इधर +∞। मैं देख रहा हूं कि हर एक रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। तो ये हो गया रियल नंबर्स। मैं बोलूं इसका रेंज निकालो, रेंज के लिए क्या बोला था आपको, रेंज के लिए मैंने बोला था कि आपको y ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए ये पूरा आगे तक जाएगा ऐसे, इधर इधर मेरी +∞, इधर -∞। तो मैं देख रहा हूं कि 0 है y की वैल्यू, जब x को 0 लूंगा तो y की वैल्यू 0 आएगी, देखिए। लेकिन निगेटिव y पे कोई ग्राफ नहीं है, दैट मीन्स क्या हुआ, इसका रेंज जो होगा 0 से स्टार्ट हो रहा है। ग्राफ कहां से y एक्सिस पे जा रहा है, 0 से लेके, देखिए ऐसे इमेजिन करिए, 0 से लेके +∞ तक ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेंज, ठीक है। बाकी कोडोमेन अगर R to R डिफाइन किया है तो कोडोमेन रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये है मॉडुलस फंक्शन, इसको मैंने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। नेक्स्ट कुछ बेसिक जो और ग्राफ है अब जल्दी जल्दी करेंगे। छठा बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे हायर मैथमेटिक्स में नेट वगैरह आप तैयारी करें, जैप की, तो काउंटर एग्जाम्पल्स में ये बड़ा यूजफुल होता है, ये फंक्शन जिसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, सिग्नम फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का जो नोटेशन है ना, ऐसे y इक्वल टू fx, जो लिखते हैं ऐसे sgn ऑफ x, ऐसे लिखते हैं sgn ऑफ x, सिग्नम फंक्शन। ये डिफाइन कैसे होता है, इसको जो डिफाइन करते हैं आप, वो क्या होता है, मॉड x अपॉन x, ठीक है ना, ऐसे डिफाइन करते हैं। ये फंक्शन जो डिफाइन होता है मॉड x बाई x, ठीक है ना, जब x जो है नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 हो जाता है जब x इक्वल टू 0। तो सिग्नम फंक्शन का डिफिनेशन ये है। कुछ बुक्स में इसको आप ये भी लिख देते x अपॉन मॉड x, दोनों तरफ से सेम आएगा। जब x नॉट इक्वल टू 0
आप ये लिखें या ये लिखें, दोनों सेम है। अब चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए फ्रेंड्स। तो सिग्नम फंक्शन जो है SGN ऑफ x, अब यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करिए। जीरो पे तो जीरो है, लेकिन जब x निगेटिव आप लेंगे ना, ध्यान दीजिए, पहले तो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। जब पॉजिटिव लेंगे तो मॉड x x हो जाता है, अभी जस्ट आपने किया। जब पॉजिटिव लेंगे तो मॉड x x आता है, तो x और नीचे तो खैर x है ही, तो ये आ जाएगा 1। लेकिन जैसे ही आपने x को निगेटिव लिया, जैसे फॉर एग्जांपल x को -1, तो ये मॉड x बाई x है। तो ध्यान दीजिएगा, जब x निगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू -x आती है। देखिए जब x निगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू -x आती है, -x बाई x, तो क्या हो जाएगा -1। तो इस सिग्नम की 3 वैल्यूज केवल आती हैं, या तो 1 होगा, या पहले या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, या तो -1। जब कब, जब x में पॉजिटिव लूंगा तो ये 1 होगा, और जब x को आप 0 लेते हैं तो ये 0 होता है, और जब x को आप निगेटिव ले रहे हैं तो ये वैल्यू -1। ठीक है, तो ये सिग्नम फंक्शन का डिफिनीशन है, इसको आप याद करेंगे। ये इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचना है, बहुत इजी है, बहुत आसान है। x एक्सिस y एक्सिस, ध्यान दीजिए 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। चलिए ऐसे मैंने कर दिया, 0 पे इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, जब मैं पॉजिटिव लेता हूं तो इसकी वैल्यूज 1 आती हैं, कांस्टेंट ऐसे 1, ठीक है ना, 1 आती है। अब ध्यान दीजिए, मैं जैसे इधर से पॉजिटिव से 0 की तरफ जाऊंगा ना, तो ये जंप मार के सीधे देखिए 0 पे आ जाता है। जैसे x 0 हुआ 0, तो मतलब क्या हुआ कि 0 पे अब इसकी वैल्यू 1 नहीं है, ये मेरा क्या है 1 ना, y की वैल्यू 1, ये लीजिए 1, ये वैल्यू। लेकिन 0 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं है, देखिए ये सब कांस्टेंट 1 1, इधर कांस्टेंट की तरह काम करता y इक्वल टू 1। लेकिन जैसे ही 0 पे गए ये 0 हो गया। तो या तो कुछ बुक्स में इसको ओपन सर्कल बना देते हैं, मतलब 0 पे इसकी वैल्यू 1 नहीं है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, और मैं जो बनाता हूं एरो, तो आप एरो, तो एरो वाला ज्यादा आसान होता है। ऐसे एरो बना देने का मतलब क्या हुआ कि ठीक है, x पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन जैसे 0 पे गए ना, 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। उसी तरीके से देखिए, जब आप निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव आप x लेंगे तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट -1 है, y इक्वल टू -1। लेकिन जैसे ही आप 0 के पास पहुंचे, ये देखिए 0 पे इसकी वैल्यू अब -1 नहीं है, 0 पे इसकी वैल्यू 0। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है। अब यहां से निकाल सकते हैं डोमेन और रेंज। इसकी डोमेन क्या होती है, एक्स एक्सिस पे देखिए -∞ से +∞। हर एक एक्स के लिए डिफाइंड है फ्रेंड्स, 0 पे भी डिफाइंड है, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए भी। तो इसका डोमेन -∞ टू ∞, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स आता है। और इसका रेंज क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। रेंज, रेंज क्या बताया था मैंने कि y एक्सिस पे ग्राफ कहां तक फैला है, तो मैं देख रहा हूं y एक्सिस पे केवल ये 1, y इक्वल टू 1, फिर 0, और फिर y की वैल्यू -1। बस 3y की वैल्यूज के लिए ग्राफ है इसका। देखिए आप कैसे कर, मैं बोला था रेंज, हॉरिजॉन्टल लाइन से इमेजिन करिए, तो हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू 1 के लिए, y इक्वल टू 0 के लिए, और y इक्वल टू -1, बस 3y के लिए। बाकी देखिए कहीं ग्राफ नहीं है। तो इसका रेंज में केवल 3 एलिमेंट्स होते हैं, -1, 0 और 1। ठीक है ना, कोडोमेन तो पूरा रियल नंबर होगा अगर आप f फ्रॉम r टू r डिफाइन करते हैं, बट इसका जो रेंज होता है वो 3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए लास्ट ग्राफ ना, ग्राफ और भी है फ्रेंड्स, आगे और करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो फंडामेंटल्स है ग्राफ्स है उनको आपको सीखना जरूरी था। सिग्नम कर दिया 6, और 7th वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना वेरी लगा लेना है। मैं आगे हायर मैथमेटिक्स की बात बोल रहा हूं, हमारा चैनल भी हायर मैथमेटिक्स पे भी है। तो हायर मैथमेटिक्स वाले अगर आप देख रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप काउंटर एग्जांपल में याद करिए कितनी बार यूज किए हैं, बार बार यूज करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है समझिए। तो मैं पहले तो लिख दूं ग्रेटेस्ट ना, पहले तो लिखता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।
ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको लिखते कैसे हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू, ऐसे देखिए बॉक्स में। तो कुछ बुक्स में क्या मतलब इसको बोलते क्या है, कई नाम है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका एक और नाम है फ्लोर फंक्शन, इसका दूसरा नाम है तीसरा नाम है ब्रैकेट फंक्शन। तो कई लोग बॉक्स फंक्शन भी कुछ लोग बोलते हैं, बट एक्चुअली इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, चलिए अब ये बड़ा स्पेशल टाइप का फंक्शन है। ये करता क्या है, अगर मैं इसकी बात बोलूं ना तो इसका एक्चुअल डिफिनीशन है क्या, पहले इसको समझिए। इसका एक्चुअल डिफिनीशन क्या है, ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, ध्यान दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ये लैंग्वेज मेन ध्यान दीजिएगा। ये इसका मतलब क्या है, अगर ऐसे आप समझे इनपुट आउटपुट वाले कॉन्सेप्ट से, तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए ऐसे मैं इनपुट यहां पे x दूंगा, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आउटपुट मेरा क्या आ रहा है, ये देखिए दिस बॉक्स फंक्शन। तो बॉक्स फंक्शन अगर आउटपुट आ रहा है तो दैट मीन्स क्या है, ये क्या करता है, बॉक्स फंक्शन क्या है, मैं ये जो रियल नंबर ले रहा हूं ना, ठीक है ना, बॉक्स फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी रियल नंबर हो, बाहर मुझे आएगा इंटीजर ही, मतलब आउटपुट मेरा इंटीजर ही आएगा। लेकिन वो इंटीजर क्या होगा, अपने मन से नहीं निकाल सकते, उसका रूल है ये, अगर मैं x को यहां पे इंटीजर लेता हूं ना, तो ये बाहर वही इंटीजर फेंकेगा। लिखा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। तो ध्यान दीजिए, और इक्वल टू मतलब अगर आप ये इंटीजर लेते हैं तो बाहर मेरा वही इंटीजर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रैक्शन नंबर लेते हैं ना, तो ये जो x लिए है ना फ्रैक्शन, इससे छोटी वाली इंटीजर बाहर आएगी, वही लिखा है इंटीजर लेस देन, लिखा है ना लेस देन। तो क्या रूल बना कि अगर मैं x को इंटीजर लूंगा तो मॉड x ब्रैकेट x की वैल्यू वही इंटीजर आ जाएगी। लेकिन अगर आपने रेशनल नंबर लिया या इरेशनल, कुछ भी आप लेते हैं, तो इससे छोटी वाली इंटीजर बाहर आएगी। अब जरा समझिए कैसे, इसका मतलब क्या हुआ। अगर x को मैं, ध्यान दीजिएगा, 1 ले लिया इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू क्या होगी, मैंने क्या बोला था, अगर इंटीजर लेंगे वही इंटीजर बाहर आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन अगर मैं x को -1 लिया तो भी चूंकि -1 इंटीजर है तो यही बाहर आ जाएगी। यहां तक तो ठीक है, इंटीजर लेंगे तो इंटीजर बाहर आएगा। लेकिन अगर x को मैं, ध्यान दीजिएगा, x को मैं अगर मान लीजिए 1.2 लिया, ठीक है ना, 1.2 लिया, ये रियल लाइन सिस्टम ड्रॉ करिए, यहां पे मेरा क्या होगा 0, यहां पे मेरा 1, और ये जो नंबर है 1.2। क्या मैं बोला, अगर रेशनल या इरेशनल नंबर लेते हैं तो उससे छोटी इंटीजर, 1.2 से छोटी इंटीजर क्या है, देखिए ये 1, जस्ट छोटी, यही बोला ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब वो सबसे बड़ी से बड़ी इंटीजर जो कि ये जो नंबर है ना इससे छोटी हो। तो 1.2 से छोटी इंटीजर सबसे बड़ी वाली कौन सी है, 1। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 1। अगर आपने x को फॉर एग्जांपल -1.2 लिया, तब इधर देखिए, यहां पे मेरा -1 है और यहां पे -1.2 इधर आता है ना। याद करिए, निगेटिव में जितनी बड़ी नंबर लेंगे वो उतनी छोटी होती जाती है। अब मेरा ये है, तो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो क्या है, इससे क्या बोला हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, यही ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, मतलब इससे छोटी इंटीजर आएगी बाहर, यही ना, छोटी वाली इंटीजर। तो जस्ट इसके जस्ट पहले छोटी वाली इंटीजर क्या है, -2। तो इससे जस्ट छोटी वाली इंटीजर क्या आ रही है, -2। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, इसको लिखते हैं -1। नहीं फ्रेंड्स, -1.2 से छोटी इंटीजर इधर जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ इसका आंसर -2। समझा पाया, प्लीज बोलिएगा। एक और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, चलिए। x को आपने ले लिया -2.99,
ध्यान दीजिएगा, -2.99 कहां पे जाएगा, ये देखिए -2.99 इधर कहीं आएगा, -2.99 ये नंबर होगी जस्ट 2 के करीब, -2 के पास, -2 के पास आपने ले लिया। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे -2.99 का, तो ये क्या आएगा, इससे जस्ट छोटी इंटीजर। अब -2.99 यहाँ है, तो छोटी इंटीजर फ्रेंड्स इधर आएगी, इधर लेफ्ट में, तो ये इसके जस्ट छोटी क्या होती है, -3। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ऐसे समझे आप। तो -2.99 इस -3 के बहुत करीब होगा, 2 तो -2 इधर है, तो -2.99 अगर यहाँ पे है तो इससे जस्ट छोटी इंटीजर क्या होगी, -3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -3। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि सर 2 आएगा, नहीं फ्रेंड -2 आएगा, नहीं, -2.99 इधर कहीं होगा, मतलब -3 के बहुत करीब होगा एनीवेज। तो इससे जस्ट छोटी इंटीजर क्या है, -3। समझ में आ गया, ये वैल्यू समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका ग्राफ बनाइए। अब आते हैं ग्राफ पे, ये सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दिया, तो अब ग्राफ खींचिए इसका, ये एक्स एक्सिस, इधर मेरी वाई एक्सिस, ये हो गया 0,0, इधर आपने ड्रॉ किए 1, यहाँ पे ड्रॉ करिए 2, यहाँ पे वैसे ही आप लिख सकते हैं 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। अब ध्यान दीजिए इसका ग्राफ कैसे आता है। देखिए जब x को मैं 0 ले लूं तब भी इसकी वैल्यू 0 आएगी, और 1 से छोटी लेंगे जैसे 1.99, आहा क्या मैं बोल रहा हूं, मतलब 1 से छोटी कोई भी नंबर लेंगे जैसे 0.999, तब भी इसकी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे ना तो 0.99991 के करीब आएगा। इससे छोटी इंटीजर क्या होती है, 0, ये मेरा होगा 0। समझ में आ गया। तो दैट मीन्स क्या हुआ, अगर x इस इंटरवल में लाई करे, मतलब 0 लेना है, 1 तक जाना है, 1 को नहीं लेना है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। ध्यान दीजिए 0 पे 0 होगी, इंटीजर है, और आप बढ़ते जाएंगे, जैसे 1 तक गए इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। लेकिन जैसे 1 हुआ ना, इंटीजर हो गया और 1 हुआ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जंप करता है ऐसे। फिर 1 से 2 के बीच में लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, लेकिन जैसे ही 2 पे आप गए जंप करेगी, फिर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, इस तरह से जाती है। अब ध्यान दीजिए 0 से 1 के बीच में हमेशा 0 0, लेकिन जैसे ही 1 गया जंप किया ना तो यहाँ पे एरो लगाते हैं, मतलब 1 पे इसकी वैल्यू 0 नहीं है, 1 पे जंप करके यहाँ पे चला गया 1, फिर 1 से आगे बढ़ते मतलब 1 और 2 के बीच में आप लेंगे तो 1 1 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप 2 गए जंप किया मतलब 2 पे अब इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। इसका ग्राफ इस तरह से बढ़ते जाता है। क्लियर है, प्लीज बोलिएगा। तो ये क्या हुआ, y = 0, ये क्या है, y = 1, ये क्या है, y = 2, ये क्या है, y = 3, एंड सो ऑन, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। चलिए ये आगे बढ़ते जाता है, तो आगे जब बढ़ते जाएगा तो इसके लिए हम जो नोटेशन यूज करते हैं ना, इसको थोड़ा सा और आगे में बढ़ा दिया ऐसे, ये एक्स एक्सिस इधर, ये आगे बढ़ते जाएगा। अब उसी तरह से जरा ये -1 और 0 के बीच में, मतलब x को मैं ये ले रहा हूं, -1 ले सकता हूं, इससे इधर जा रहा हूं, बड़ी लेते जाऊंगा और मैं 0 तक गया, ठीक है ना, ऐसे 0 से जस्ट, तो -1 पे इसकी वैल्यू -1 होगी, इंटीजर है, और 0 के बीच में जैसे मैंने कहीं बताया था, आप जैसे माइनस फॉर एग्जाम्पल 0.5 आपने ले लिया, -0.5 इधर कहीं आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे जस्ट यहाँ पे है तो इससे जस्ट छोटी इंटीजर क्या है, -1, तो इसकी वैल्यू भी क्या आती है, -1। तो ये देखिए ऐसे ग्राफ, अब आप समझ गए होंगे, लेकिन जैसे ही 0 पे गए इसकी वैल्यू 0, तो इसका ग्राफ ऐसे चले जाता है, एंड सो ऑन। समझ में आ गया। तो चलिए अब इसका डोमेन और रेंज, वीडियो पॉज करें और इसको लिखने की कोशिश करें, डोमेन रेंज, ठीक है। चलिए इसका डोमेन क्या बोला था, एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहां तक फैला है, तो मैं देख रहा हूं ना, अगर ये मेरा -∞ है, ये +∞ है, ये ग्राफ ऐसे ही आगे तक जाएगा फ्रेंड। छोड़ देते हैं ना, जब आप
मतलब ऐसे जंप करते इनफाइनाइट तक जाता है तो आप छोड़ देते हैं। तो इधर मैं देखूं तो प्लस इन्फिनिटी तक भी जाएगा और इधर माइनस इन्फिनिटी तक, हर एक रियल नंबर के लिए ये डिफाइंड है। तो इसका डोमेन क्या होता है अगर आपसे बोलूं तो इसका डोमेन जो होता है पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी से ये पूरा आगे तक जाएगा, ऐसे हर एक एक्स के लिए डिफाइंड है। तो इसका डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज क्या होगा फ्रेंड्स? बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेंज वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां तक फैला है। तो मैं देख रहा हूं ना, वैसे भी ये नाम से सजेस्ट करता है कि इसकी वैल्यू केवल इंटीजर आती है, मैंने पहले ही लिख दिया। तो यहां पे मैं देख रहा हूं, देखिए 0 है, उसके बाद 1 है, फिर 2 है। उस 0 और 1 के बीच में और कोई रियल नंबर y की वैल्यू नहीं है, मतलब ग्राफ इधर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ग्राफ केवल और केवल इसकी वैल्यूज केवल इंटीजर्स आ रही है। देखिए 0, 1, 2, 3, -1, ये मेरा क्या है? -1, y इक्वल टू -1, ये क्या है? y इक्वल टू -2, ये क्या है? y इक्वल टू -3 एंड सो ऑन। तो रेंज मेरा क्या बन रहा है? सेट बनाइए, क्या है? 0 है, 1 भी है, -1 भी है, +-1, 2 भी है, -2 भी है, +-2, 3 भी है, -3 भी है, और ये इस तरह से सारी वैल्यूज लेगा, इंटीजर्स वैल्यूज। तो ये क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आपको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू पूछे रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगा? सेट ऑफ इंटीजर्स। मैं एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं फ्रेंड्स? अब देखिए, आप बोलेंगे कि फ्रेंड्स, आप बोलेंगे कि सर क्या इतने ही ग्राफ्स होते हैं? फ्रेंड्स, ग्राफ बहुत सारे हैं। अगर ऐसे में बोलो नंबर में इनफाइनाइट तो गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ये बेसिक ग्राफ्स थे, चूंकि आप 11th सीख रहे हैं तो इतना ही। जो लोग जेई का टारगेट है, प्रिपरेशन आप करेंगे, ठीक है ना, उनके लिए जो हायर मैथमेटिक्स में है, और जो लोग पीजीटी टीएसटी का टारगेट ना, या फिर कोई एग्जाम जहां पे ये 12th लेवल का सिलेबस है, आपको बहुत कुछ ग्राफ में सीखना है। ग्राफ्स में आपको अगर सीखना है तो पहले तो ये और फंक्शंस के ग्राफ बहुत टेढ़े, बहुत सारे फंक्शंस में अभी मैं छोड़ रहा हूँ। लॉगरिथमिक फंक्शन छोड़ रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन छोड़ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शंस है जो मैं छोड़ रहा हूँ, बट इन फंक्शंस को हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। अभी 11th के जस्ट बाद 12 में जाएंगे, तो 12 का पहला चैप्टर ही शुरू होता है ना फंक्शन से, ठीक है ना, मतलब शुरुआत का ही चैप्टर है फंक्शंस। तो वहां पे मैं जो कुछ छूटे हुए फंक्शंस है उनको मैं कर लूंगा। शिफ्टिंग आता है ग्राफ्स का, तो इसके लिए एक बुक है, मैं आपको बता देता हूं, जिनका टारगेट जेई है या फिर हायर मैथमेटिक्स में आप है, पीजीटी टीएसटी है, तो एक बुक है प्ले विद ग्राफ्स, प्ले विद ग्राफ्स, ठीक है ना, बाई अमित एम अग्रवाल, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है ना, अरिहंत पब्लिकेशन, ठीक है ना। तो इस बुक को आप जाके परचेज करिए और वहां से ग्राफ में और अपना कमांड बढ़ाइए, ठीक है ना। कुछ फंक्शंस जो जरूरत की चीजें होंगी, जो होम एग्जाम्स 11th 12th वाले हैं, अगर आपका टारगेट ये सब नहीं है, बीटेक नहीं करना है आपको आगे, तो आपके लिए ठीक है, इतना ग्राफ जरूरी है। आगे जब 12 में आप जाएंगे, कुछ जो ग्राफ्स आएंगे जरूरत पड़ेगी, वहां पे मैं बता दूंगा, ठीक है। या फिर हमारी जो सीरीज, जब ये पूरा आपका होम एग्जाम वाला सीरीज कवर हो जाएगा, जब हम जेई का सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो फिर वहां पे तो ग्राफ्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो चलिए, तो फंडामेंटल ग्राफ्स और फंक्शंस की जो बात है, कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, जनरली जो आप नहीं करते, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। मैं उन लोगों से खास करके रिक्वेस्ट करता हूं जो चैनल आप बार बार विजिट करते हैं, खास करके हायर मैथमेटिक्स वाले, हमारे हायर मैथमेटिक्स चैनल में भी आप विजिट करते हैं, देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप करते नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। और यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे आप विजिट कर रहे हैं तो भी आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं, कि आप अप्रिशिएट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। और फ्रेंड्स, इसमें आपका सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर जो यूट्यूब पे वीडियोस हैं मेरी चैनल पे, चाहे हायर मैथमेटिक्स चाहे यहाँ पे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको जस्ट एक
सब्सक्रिप्शन मतलब आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है, तो इससे आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता, ठीक है ना। ये तो फ्री है, पेड कोर्सेज होते हैं, चलो ठीक है आपकी मर्जी, आप करें ना करें, लेकिन फ्री है। अगर अप्रिसिएट करना है सिंपली तो बड़ा मतलब कभी कभी सोचो तो ऑड भी लगता है, खास करके हायर मैथमेटिक्स में मैं देखता हूँ, ठीक है ना। जो हायर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हमारे हैं, अब थोड़ा सा मेच्योर्ड है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो फिर आप इसको लाइक भी जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। जो फंक्शंस है ना, आपको फंक्शंस दे देते हैं, उनका डोमेन और रेंज निकालने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, और ये जेई तक भी आते थे पहले, और हर जगह आते हैं, पीजीटी टीएसटी। तो डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं, हालांकि 11 की जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें वो प्रॉपर तरीका नहीं दिया है। हाँ, आरडी शर्मा अगर आप देखते हैं तो थोड़ा बहुत जरूर वहाँ से मिल जाएगा। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस के डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।